हेलो एवरीवन, माय नेम इज धनंजय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है क्रिप्टो हंटर। क्या आपका भी स्टॉप लॉस मार्केट सिर्फ टच करने के लिए नीचे आता है? सच बताना, आपको भी ऐसा लगता है? क्या कोई ऐसा कैमरा है जो मेरे स्क्रीन को कंटिन्यूअसली देख रहा है? जहां पे भी मैं बाय कर लेता हूं वहीं से मार्केट नीचे आना शुरू कर देता है, उसके बाद डर के आप वहां पे एग्जिट कर देते हो और सडनली वहीं से मार्केट आपके डायरेक्शन में वापस ऊपर चला जाता है। ये कोई बैड लक नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक ट्रैप होता है और ये ट्रैप बिछा है ऑपरेटर्स ने मार्केट में आपका पैसा आपसे छीनने के लिए। इसी ट्रैप को हम लोग रिवील करने वाले हैं आज के वीडियो में। आज के बाद हम लोग मार्केट को रिटेल ट्रेडर के जैसे नहीं देखेंगे, हम लोग मार्केट को देखेंगे ऑपरेटर के नजर से। आपने YouTube पे 50 वीडियो देखी होगी। RSI 70 के ऊपर चला गया, चलो यहाँ पे सेल कर देते। सपोर्ट पे हैमर बन रहा है, चलो यहाँ पे बाय कर लेते। इतना ही अगर ये सब कुछ आसान होता तो हर कोई आज अंबानी बन चुका होता। प्रॉब्लम आपके इंडिकेटर्स में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप उसी तरीके से यूज कर रहे हो इंडिकेटर्स को जैसा सब यूज करते हैं, और मार्केट में जो सब करते हैं वो सबसे पहले मरते हैं। आपको लगता है प्राइस एक्शन किंग है, आपको लगता है कैंडलस्टिक गॉड है। मैं कहता हूं डाइवर्जेंस वो थ्योरी है जो प्राइस आपसे छुपाता है। लोग इंडिकेटर्स को डिफॉल्ट सेटिंग्स पे यूज करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। मैंने इस सेटअप को पिछले 6 महीने से हर तरीके के मार्केट में टेस्ट किया है। फॉरेक्स मार्केट में चेक किया है, क्रिप्टो मार्केट में टेस्ट किया है, इंडियन मार्केट में देखा है। ये सेटअप हमें ऐसी जगह पे एंट्री देता है जहां पे अच्छे ट्रेडर डर के भाग जाते हैं मार्केट, और वहीं पे हम लोग एंट्री कर रहे थे। जहां पे लोग फोमो में टॉप पे बाय कर रहे थे ना, वहां पे हम लोग सेल करके प्रॉफिट गेन कर रहे थे। आज मैं ना कोई कोर्स बेचने वाला हूं, ना कोई प्रीमियम ग्रुप का प्रमोशन करने वाला हूं। आज मैं देने वाला हूं आपको एक ऐसा सेटअप जो आपको ऑर्डिनरी रिटेल ट्रेडर से उठा के एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लाइन में जाके बिठा देगा। मेरी बस एक ही कंडीशन है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आपको पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी जाके आप समझ पाओगे कि एक्चुअली कंक्लूजन कैसा निकलता है। तो चलिए गाइस, चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं ये पूरा ट्रेडिंग सेटअप। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने ऑलरेडी क्लियर करके रखा है कि ये स्ट्रेटेजी हमारा डाइवर्जेंस बेस्ड स्ट्रेटेजी है, बट आज तक आपने जितने भी डाइवर्जेंस के ऊपर वीडियोस देखे हैं, स्ट्रेटेजीज देखी है, ये वीडियो उनके कहीं पे भी पास में भी नहीं जा सकता है। ऐसे अप्रोच के साथ हम लोग डाइवर्जेंस को सीखने वाले हैं। ढेर सारे एस्पेक्ट होते हैं। आपको डाइवर्जेंस मतलब सिर्फ बताया जाता है कि डबल टॉप डबल बॉटम कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में जहां पे भी बन रहा है वहां पे डाइवर्जेंस है, आपका ऑसिलेटर के साथ कंपेयर कर लीजिए। वैसा नहीं होता है। डाइवर्जेंस को प्रॉपरली तरीके से चेक करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इंडिकेटर और उसका जो सीक्रेट फीचर मैं डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए यूज करने वाला हूं, वो आज तक किसी ने भी YouTube पे पढ़ाया ही नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। देखो, हम लोग जब भी ट्रेड में एंट्री करने जाते हैं, हम लोग चाहते हैं कि उसके बाद एक बड़ा मूव आना चाहिए, तब जाके हमें प्रॉफिट होगा। भले हम लोग बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, ये हमारे डिसीजन पे डिपेंड करेगा, बट मूव बड़ा आना चाहिए ट्रेड में एंट्री करने के बाद, और वो इमीडिएटली अगर आएगा तो अच्छा पड़ता है। एक लॉन्ग टाइम वेट करने के बाद अगर मूव आता है तो वहां पे हम लोग पेशेंस खो जाते हैं, तो वैसा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसा जो ट्रेड होता है वो हम लोग 3 तरीके में कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका हम लोग वहां पे देखेंगे वो होता है आपका रिवर्सल में। जब भी कोई रिवर्सल में मूव आ रहा है वहां पे हम लोग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका ब्रेकआउट में, ठीक है, जब भी कहीं पे ब्रेकआउट आने वाला है तो हम लोग वहां पे एंट्री कर सकते हैं। और तीसरा, हम लोग मूव कैप्चर कर सकते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, ठीक है। सो ये 3 तरीके से अप्रोच अगर हम लोग फॉलो करेंगे और वहां पे एंट्री करेंगे तो हमें अच्छे प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो 3 तरीके के वहां पे एंट्री कर सकते हैं, अगेन 2 तरीके के ट्रेडर्स होते हैं जो ये 3 तरीके के मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं। शांति से देखना, ध्यान से देखना। वो 2 तरीके के ट्रेडर्स कौन से होते हैं? पहला तरीके का ट्रेडर होता है दोज हु यूज इंडिकेटर्स। ट्रेडिंग इंडिकेटर्स से टेक्निकल इंडिकेटर्स की हम लोग बात करते हैं। तो जो लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं तो वो लोग ये 3 तरीके के मूव कैप्चर कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है जो ये तरीके के मूव्स कैप्चर कर सकते हैं वो है यूजिंग प्राइस एक्शन। ओके, सो ये 2 तरीके से हम लोग इन 3 तरीके के मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक कंपैरिजन यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूंगा जिसके बाद आपके दिमाग में पूरी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा तरीका कहाँ पे बेस्ट पड़ता है। इंडिकेटर्स कहाँ पे यूज करना सही है, प्राइस एक्शन कहाँ पे यूज करना सही है, क्योंकि ये ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन, मतलब ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि भाई इंडिकेटर्स पे काम करना सही है या फिर प्राइस एक्शन पे काम करना सही है। तो ये आज हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। सबसे पहला देखिए, रिवर्सल ट्रेडिंग को अगर आप इंडिकेटर से कैप्चर करने की कोशिश करोगे, जैसे कि एक पकड़ के चलिएगा, एक इनविजिबल वहां पे लेवल है, क्योंकि लेवल तो मार्केट वहां पे प्लॉट नहीं करता है, मार्केट तो वहां पे प्राइस दिखाता है, प्राइस के ऊपर से हमें प्लॉट करने पड़ते हैं जो भी लेवल्स वहां पे बनते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई लेवल है जहां से प्रीवियसली कहीं पे मार्केट ने वहां पे रिस्पॉन्स दिया था, तो अगर मार्केट वहां पे मूव कर रहा है ऊपर के साइड में जा रहा है और यहाँ पे जाके एक जगह पे कुछ इस तरीके से कैंडल बन रहा है या जो भी बन रहा है और वहां से मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, तो
तो इस तरीके के मूव को हम लोग बोलते हैं रिवर्सल। तो यहाँ पे हमें कैप्चर करना है। तो अगर हम लोग इंडिकेटर को यूज करके कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो क्या वहां पे हमें रिस्पॉन्स मिलेगा? सबसे पहले चीज तो ये रहेगी कि हमें वहां पे डिलेड एंट्री मिलेगी, क्योंकि ये जो एग्जैक्ट पॉइंट होता है ना, ये वाला, ये एग्जैक्ट पॉइंट कोई भी इंडिकेटर कैप्चर नहीं कर सकता है। अगर आप कितना भी वहां पे पॉसिबिलिटी ट्राई करके देखो, इंडिकेटर का सेटिंग करके देखो, लेकिन ऐसा कोई भी सेटिंग नहीं जो एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करा के देगा। जैसे कि अगर हम लोग सबसे पॉपुलर वाला जो इंडिकेटर है उसकी अगर बात करेंगे, वो होता है आपका मूविंग एवरेज। अगर मूविंग एवरेज को अगर हम लोग वहां पे प्लॉट करेंगे किसी भी चार्ट पे, और इस तरीके के लेवल को अगर प्लॉट करने की कोशिश करेंगे और वहां पे अगर फाइंड आउट करेंगे कि एंट्री कहां पे मिलता है, मैं आपको चार्ट पे शॉर्ट में दिखा देता हूं। एग्जांपल के तौर पे ये देख लीजिएगा, लाइव चार्ट चल रहा है 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, मैं बिटकॉइन का चार्ट ओपन करके बैठा हूं। यहां पे मैं आपको दिखा सकता हूं कि इस जगह पे मार्केट ने एक बार रिस्पॉन्स दिया था जहां से रिवर्सल आया था। तो हमें एक चीज तो पता चल जाती है कि ये वाले लेवल पे जब भी मार्केट आएगा तो यहां से वापस रिवर्सल लेगा। तो यहां पे जब हम लोग रिवर्सल कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो इंडिकेटर हमें कैसा रिस्पॉन्स देगा? देखिए यहां पे ये रिवर्सल आया जहां पे हमें एक्सपेक्टेड था कि बिल्कुल यहां पे हमें एंट्री मिलना चाहिए, इस पॉइंट पे हमें वहां पे एंट्री मिलना चाहिए। बट क्या हम लोग ये एंट्री कैप्चर कर पाते यूजिंग मूविंग एवरेज? बिल्कुल नहीं। हमें मूविंग एवरेज ने बताया कि क्रॉसओवर हो रहा है, यहाँ पे फ्री कैंडल बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं पे हम लोग एंट्री कर पाएंगे, जो कि ऑलरेडी जहां से मूव स्टार्ट हो चुका है वहां से अगर हम लोग देखेंगे तो 300 से 400 ज्यादा, वहां से 300 से 400 के आसपास के पॉइंट्स नीचे आने के बाद बिटकॉइन में हमें मूविंग एवरेज बता रहा है कि यहाँ पे आप लोग एंट्री कर सकते हो। तो क्या यह तरीका बिल्कुल सही है इंडिकेटर को यूज करने का? यहाँ पे बिल्कुल गलत है। तो हम लोग पहला पॉइंट यहाँ पे जो है रिवर्सल के अंदर ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि अगर आप लोग इंडिकेटर्स को यूज करके रिवर्सल वाला ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो वहां पे आपको मिलता है डिलेड एंट्री, एंट्री आपको लेट मिलेगा। अभी इसका दूसरा ड्रॉबैक क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अभी जो एंट्री हमने यहाँ पे किया, मैं यहाँ से ड्राइंग को थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं एंड अगेन वहां पे मैं इस लाइन को प्लॉट कर देता हूं। देखिए अगर मैं इस जगह पे एंट्री करता हूं, यहाँ पे अगर मैं एंट्री करूंगा तो मुझे प्रॉब्लम क्या आएगा? यहाँ पे अगर मैं एंट्री कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है, टोटल कितने पॉइंट का मुझे स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है। मैं इस लाइन के ऊपर भी फॉलो करता हूं तो 240 के आसपास मुझे स्टॉप लॉस दिखाई देगा। ये कैंडल पे अगर मैं एंट्री करता हूं 300 पॉइंट पकड़ के चलिएगा, टारगेट जो है यहाँ पे मैं 300 का पकड़ के चलता हूँ। चलिए टारगेट तो मुझे यहाँ पे मिल गया, लेकिन जो स्टॉप लॉस अगर मैं सेम एंट्री यहाँ पे कहीं पे लेता था तो मुझे 100 पॉइंट्स के आसपास मिलता था स्टॉप लॉस। यहाँ पे इस जगह पे एंट्री की वजह से मेरा जो स्टॉप लॉस है वो काफी वहां पे बड़ा हो गया। अभी ये बड़ा हो गया तो इसकी वजह से क्या हुआ? अभी मेरा जो नीचे वाला टारगेट है, पकड़ के चलो ये वाला मेरा नीचे टारगेट है, इसको मैंने अगर इस ट्रेड में कैप्चर कर भी लिया यहाँ पे, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना मिल रहा है मुझे? 1:2 मिल रहा है। और सेम चीज अगर मैं एंट्री यहाँ पे कहीं पे कर पाता था इस जगह पे, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ये मोर देन 1:6 के आसपास चल रहा है, जो कि मुझे कैप्चर करने को मिला 1:2। तो ये दो पॉइंट्स को भी हम लोग नोट करेंगे। दूसरा पॉइंट रहेगा ये कि आपको जो स्टॉप लॉस मिलता है रिवर्सल ट्रेड में यूजिंग इंडिकेटर वो बड़ा मिलता है, और जिसके वजह से आपको जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो छोटा मिलता है, स्मॉल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो ये प्रॉब्लम होता है आपका इंडिकेटर की वजह से। ये सेम चीज अगर मैं प्राइस एक्शन को सिर्फ वहां पे यूज करके अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट सिनेरियो है। जो डिलेड एंट्री है वो मुझे मिलेगा थोड़ा सा अर्ली एंट्री, मुझे थोड़ा सा जल्दी एंट्री वहां पे मिल जाएगा। दूसरी चीज, जो स्टॉप लॉस मेरा बड़ा हो चुका है वो मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तीसरी चीज, जो छोटा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो जो 1:2 मिल रहा था वो मेरा 1:6 जा रहा है, तो मेरा बिग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे मुझे मिलता है अगर मैं डायरेक्टली प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ। कैसे? स्ट्रेटेजी में मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करने वाला है, उसका चिंता आप लोग मत करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट पे जब भी एंट्री करना है, ब्रेकआउट पे एंट्री करना मतलब कैसा सीन है? जैसे मैंने बताया कि एक वहां पे इनविजिबल लेवल है, जैसे कोई सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, जैसे मैं पकड़ के चलता हूँ एक रेजिस्टेंस वहां पे है जो कि मुझे पता है, मैंने एनालिसिस से फाइंड आउट किया। यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट के लिए वेट करना है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से अगर ब्रेकआउट के लिए वेट करता हूँ। अभी जो रिवर्सल वाला पार्ट है वो उसके लिए मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन यूज करूंगा और इंडिकेटर यूज करूंगा, तो सेम चीज मैं यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए भी करूंगा। अभी ब्रेकआउट में मैं सेम इंडिकेटर्स को यूज कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। आपको कैटेगराइज करना पड़ता है कि कौन से इंडिकेटर को मैं वहां पे रिवर्सल में ट्रेड करने के लिए यूज कर सकता हूँ, कौन से इंडिकेटर पे वहां पे मैं ब्रेकआउट के लिए यूज कर सकता हूँ। अभी मूविंग एवरेज को क्या आप ब्रेकआउट के लिए यूज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मूविंग एवरेज आपके डायरेक्शन में ही चल रहा है, तो वो डिटेक्ट कैसे करेगा कि एग्जैक्टली ब्रेकआउट कहां पे हो चुका है? तो उसके लिए हमें अलग तरीके के इंडिकेटर्स लगते हैं। जैसे हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं आरएसआई का 60-40 लेवल हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसके ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं, और नीचे आने के बाद वहां से वो रिवर्सल दे रहा है इंडिकेटर, तो वो यूज कर सकते हैं। बॉलिंजर बैंड को हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं। चलिए वो भी सिनेरियो आपको चार्ट पे एक बार मैं दिखा देता हूं। देखिए ये बिटकॉइन का ही चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए एक बार यहाँ पे मार्केट ने आके यहाँ से रिवर्सल दिया, तो मुझे पता है कि ये एक लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैं ब्रेकआउट के लिए वेट करूंगा। तो ब्रेकआउट का जो कैंडल है ये वाला कैंडल है, ब्रेकआउट के कैंडल पे आरएसआई का रिस्पांस देखिए कैसा रहा। आरएसआई बाहर तो निकल आया, लेकिन जैसे वापस अंदर आया आरएसआई वापस अंदर आ गया।
पूरी तरीके से जब बाहर निकला तब ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे जा चुका था, जो कि आपके एंट्री पॉइंट से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स ऊपर जा चुका था। दूसरी चीज, अगर आप बॉलिंजर बैंड को देखोगे तो बॉलिंजर बैंड के साथ भी सेम चीज हुआ। यहाँ पे बॉलिंजर बैंड ने बाहर एक कैंडल बनाया, उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, वापस अंदर आ गया। यहाँ पे एक कैंडल बनाया, इसका हाई ब्रेक होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं एंट्री करता हूं तो यहाँ से लेके अगर यहाँ पे मैं देखूंगा तो ऑलरेडी 400 पॉइंट के आसपास बॉलिंजर बैंड भी ऊपर मूव हो चुका है। तो अगेन इंडिकेटर्स इस सिनेरियो में भी वहां पे आपको लेस हेल्पफुल दिखाई देंगे कि ब्रेकआउट के टाइम पे इंडिकेटर्स थोड़ा सा डिले में सिग्नल देंगे। उसी के साथ साथ यहां पे क्या हो रहा है, ये कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है। कैसे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ये कैंडल ने बाहर आके वहां पे क्लोजिंग दिया, उसके बाद ये वापस अंदर आ गया, तो कंफ्यूजन तो है भाई एंट्री करना है कि नहीं करना है, तो जिसकी वजह से हम लोग वहां पे रुक जाते हैं। एंट्री कर लेते हैं तो दूसरा प्रॉब्लम यह है कि स्टॉप लॉस हिट करा देगा, क्योंकि लेवल के नीचे चला गया, स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर चला गया भले ही, लेकिन एक बार आपका स्टॉप लॉस तो हिट करा गया। तो यहाँ पे दो चीजें और ज्यादा ऐड होती है कि स्टॉप लॉसेस आपके बढ़ जाते हैं और कंफ्यूजन भी आपका बढ़ने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो पहले 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, डिलेड एंट्री, दूसरा पॉइंट बिग स्टॉप लॉस, तीसरा पॉइंट स्मॉल रिस्क टू रिवर्ट रेशियो, ये तो रहेगा। चौथा पॉइंट यहाँ पे आपके जाने वाले हैं मोर स्टॉप लॉसेस, और पांचवा पॉइंट आपका रहेगा कि मोर कंफ्यूजन, कि आपको क्लियरिटी नहीं मिलता है ना, वहां पे कंफर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा, तो जिसकी वजह से आपका कंफ्यूजन भी बढ़ जाता है कि क्या हमें रुकना है, एंट्री करना है, नहीं करना है, तो ये यहाँ पे दिक्कत आती है। तो सेम चीज जो है ये ओवरकम हो जाता है प्राइस एक्शन में। तो यहाँ पे ये जो 3 नीचे वाले पॉइंट है, अर्ली एंट्री, दूसरा स्मॉल रिस्क टू रिवर्ट रेशियो, तीसरा बिग रिस्क टू स्मॉल एसएल एंड बिग रिस्क टू रिवर्ट रेशियो, ये तीनों पॉइंट एज इट इज है। चौथा पॉइंट आपके स्टॉप लॉसेस घट जाते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन में आपको पता होता है कि ब्रेकआउट कैंडल को कंसीडर करना है, प्राइस को कंसीडर करना है, उसके हाई के ऊपर ही एंट्री करना होता है, भले हम लोग वहां पे इंडिकेटर किसी को भी नहीं देखेंगे। और उसके बाद जो आपका रिस्क टू रिवर्ट रेशियो बड़ा यहाँ पे रहता है, वो हम लोग यहाँ पे भी कैप्चर कर सकते हैं यूजिंग प्राइस एक्शन, अगर आप लोग ब्रेकआउट में ट्रेड करते हैं, क्योंकि एकदम सिंपल सी चीज है, स्टॉप लॉस आपका घट जाता है तो रिस्क टू रिवर्ट रेशियो आपका बढ़ जाता है। क्या आप भी घंटों चार्ट के सामने बैठ के थक चुके हैं? हर बार नया इंडिकेटर, नया स्ट्रेटेजी यूज करके भी हाथ में क्या आता है? सिर्फ कंफ्यूजन। एंट्री पता तो चलता है, लेकिन तब तक ट्रेड हाथ से निकल चुका होता है। सच बताऊं तो 90% ट्रेडर्स का यही प्रॉब्लम है, टाइम नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, और मार्केट तो किसी के लिए वेट नहीं करेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मैन्युअल टेक्निकल एनालिसिस आजकल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है, लेकिन गेम अब चेंज हो चुका है। मैंने बनाया है AI बेस्ड ऑटोमेटिक बाय सेल इंडिकेटर, जो लाइव मार्केट में आपको एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बताएगा। इस इंडिकेटर के कुछ एग्जांपल्स आप खुद देख लीजिए। इन एग्जांपल्स को देख के एक चीज का तो पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पे ऐसे एंट्री पॉइंट्स मिलते हैं कि जहां पे रिस्क टू रिवर्ट रेशियो 1:2 से ज्यादा मेंटेन होता है, एग्जैक्ट एंट्री, एग्जैक्ट स्टॉप लॉस, एग्जैक्ट टारगेट पॉइंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये इंडिकेटर कोई एक सेक्टर में काम नहीं करेगा, ये हर तरीके के मार्केट में काम करता है। चाहिए क्रिप्टो मार्केट ले लो, इंडाइसेस ले लो, स्टॉक्स में ले लो, फॉरेक्स में ले लो, हर तरीके के मार्केट में ये इंडिकेटर काम करेगा। एक डाउट आपके मन में ये भी आएगा, सर ये इंडिकेटर भी हम लोग चार्ट पे लगा लेंगे तो भी दिन भर चार्ट के सामने तो बैठना ही पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है, हमने इसमें एडवांस्ड अलर्ट मैकेनिज्म यूज किया हुआ है। जैसे ही किसी स्क्रिप्ट में वहां पे बाय या सेल सिग्नल जनरेट होता है, ये ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली आपके टेलीग्राम पे अलर्ट भेजेगा कि इस XYZ स्क्रिप्ट में वहां पे बाय सेल सिग्नल जनरेट हो गया है। आप तब जाके चार्ट ओपन करके देख लीजिए, सारा सिनेरियो अगर परफेक्ट है तो ही एंट्री कीजिए, अदरवाइज आप वो एंट्री को भी अवॉइड कर सकते हैं। तो इसका ये सॉल्यूशन मिल जाता है कि दिन भर हमें चार्ट के सामने बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ा सरप्राइज, ये इंडिकेटर मैं सबको फ्री में देने वाला हूं। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट करिए, इसका पूरा प्रोसेस जान लीजिए। हो सकता है कि नेक्स्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड आपका वेट कर रहा हो। तीसरा तरीके के जो ट्रेड होता है हम लोग जो करते हैं, जिसको कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन में। सो ट्रेड कंटिन्यूएशन में ट्रेड करने से पहले अगर हम लोग इंडिकेटर्स को वहां पे देखने की कोशिश करेंगे तो वहां पे क्या दिखाई देगा कि ऑलरेडी आपका जो मार्केट है वो एक साइड में मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्विंग बनाते हुए चलता है, हायर हाई बना रहा है, फिर बीच में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा, वापस यहाँ से ऊपर जाएगा, वापस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा। तो ये पता कैसे चलेगा कि ऑलरेडी ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है? हाँ, यहाँ पे इंडिकेटर आपको एक हेल्प कर सकता है, जो EMA अगर आप यूज करते हो, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट लेके लेके अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये एटलीस्ट इतना बता देगा कि मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है। बट एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये EMA आपको कैसे हेल्प करेगा? ये कैंडल के आसपास आपको ये हेल्प कर सकता है, ये कैंडल के आसपास आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन स्टिल अगर प्राइस एक्शन की बात की जाए तो प्राइस एक्शन में सिंपल होता है, हायर हाई बन रहा है, हायर हाई बन रहा है, हायर हाई बन रहा है। जैसे ही यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ब्रेक होते हुए दिख रहा है, आप वहां पे एंट्री कर सकते हो, तो थोड़ा कंफ्यूजन तो वहां पे रहेगा। यस, EMA आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन बाकी के इंडिकेटर जो है वो वहां पे हेल्प नहीं कर पाएंगे अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आपका मार्केट चल रहा है। जैसे पॉपुलर वाला RSI है, RSI आपको कैसे हेल्प कर सकता है? RSI अगर ऑलरेडी 60 अबव जा चुका है, मार्केट अपसाइड में मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे हम लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो ये जो 3 पॉइंट्स है, डिलेड एंट्री और ये जो है, ये यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पे EMA जो है
वो आपको हेल्प कर सकता है ईएमए में हेल्प। लेकिन दूसरा जो चीज है, बाकी के इंडिकेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो कंफ्यूजन आपको डेफिनेटली रहेगा। तीसरा, आपका एंट्री पॉइंट जो है वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग एंट्री पॉइंट आपका बाकी इंडिकेटर्स की वजह से आएगा अगर आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जा रहा है तो ये तीन चीजें हमें वहां पे मिलती है अगर हम लोग इंडिकेटर्स को यूज करते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रेड करने के लिए। वही अगर हम लोग प्राइस एक्शन को यूज करेंगे तो वहां पे आपको क्लियर एंट्री मिलता है। क्लियर एंट्री किस चीज की वजह से मिलता है, जो मार्केट का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते चलते हैं हायर हाई, तो वहां पे ब्रेकआउट्स के पास हमें क्लियर एंट्री मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारे स्टॉप लॉसेज जो है वो छोटे हो जाते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा खासा वहां पे मेंटेन हो जाता है। तो ये कंपैरिजन जो है ये आपको पहले पता होना चाहिए अगर आप लोग इन तीनों टाइप से ट्रेड करने जा रहे हो, रिवर्सल ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग और ट्रेडिंग इन ट्रेंड कंटिन्यूएशन यूजिंग इंडिकेटर्स एंड प्राइस एक्शन। तो एक चीज तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन के दौर पे देख सकते हैं कि हमें प्राइस एक्शन जो है वो थोड़ा सा क्लियरिटी ज्यादा देता है एज कंपेयर टू इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कुछ जगह पे हमें हेल्प करते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन हमें हर जगह पे हेल्प कर सकता है जो जिस तरीके से हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं। अभी एक और सिनेरियो आपको समझना जरूरी है कि दुनिया में कितने ट्रेडर्स ऐसे हैं जो इंडिकेटर्स को यूज करते हैं और कितने ट्रेडर्स ऐसे हैं जो प्राइस एक्शन को यूज करते हैं। ये वाला सीन समझना क्यों जरूरी है मैं आपको वो भी बता देता हूं। देखिए, अगर दुनिया में 100 ट्रेडर्स है, मैं पकड़ के चलता हूं सिर्फ 100 ट्रेडर्स, ये परसेंटेज के फॉर्म में देखिएगा, मैं काउंट के फॉर्म में बता रहा हूं। तो दो तरीके से लोग ट्रेड करना चाहते हैं, प्राइस एक्शन से और दूसरा इंडिकेटर से। अभी इंडिकेटर से अगर मैं पकड़ के चलूं, चलो मान के चलते, आपका पकड़ के चलते कि 50% ट्रेडर्स इंडिकेटर्स यूज करते हैं, 50% ट्रेडर्स आपका प्राइस एक्शन यूज करते हैं। सो प्राइस एक्शन में जो भी कंसेप्ट है ना वो ग्लोबल कंसेप्ट है। जैसे हम लोग वहां पे फाइंड करते हैं ट्रेंड लाइन, वहां पे हम लोग निकालते हैं डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, डबल टॉप है, डबल बॉटम है, हेड ऑन शोल्डर है, रिवर्स हेड ऑन शोल्डर है, उसके बाद आपका ट्रायंगल है, असेंडिंग ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है, जो भी पैटर्न्स आपको पता है, या चैनल से आप लोग अगर फॉलो करते हो, डाउन चैनल, अप चैनल, ये जो भी है, ये जो कंसेप्ट है ये ग्लोबल है। इंडिकेटर्स के अंदर वहां पे आपका आ जाता है बाइफर्केशन। जैसे क्या क्या आ जाएगा, आपका सबसे पहला तो आ जाएगा ऑसिलेटर्स, और दूसरा आपका जाएगा ट्रेंडिंग इंडिकेटर, जो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स या जो भी है, या इंडिकेटर जिसको हम लोग कहते हैं। ऑसिलेटर्स आपको नीचे के साइड में पावर दिखाता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, ट्रेंड में आपको डायरेक्टली ट्रेंड दिखता है। ऑसिलेटर के अंदर अगेन वहां पे कुछ लोग यूज करेंगे RSI, कुछ लोग यूज करेंगे CCI, और जो भी है मोमेंटम इंडेक्स इंडिकेटर है। ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स के अंदर वहां पे आपको अलग अलग तरीके के इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, जैसे EMA कोई यूज करता है, कोई बॉलिंजर बैंड यूज करता है, कोई और तरीके के इंडिकेटर्स यूज करता है। ढेर सारे इंडिकेटर्स मार्केट में है, तो हर तरीके से अलग अलग तरीके से लोग इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। तो होता क्या है ना, ये जो 50% वाला क्राउड है ये ऑलरेडी डिवाइड होते जा रहा है। जितने ज्यादा इंडिकेटर्स है, इसमें से 10% लोग जो है वो RSI को चूज करते हैं, 10% लोग जो है वो CCI को चूज करते हैं, 10% लोग जो है मोमेंटम इंडेक्स को चूज करते हैं, 10% लोग EMA फॉलो करते हैं, 10% लोग BB को फॉलो करते हैं, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स है, बाइसेल इंडिकेटर्स है, अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स है। तो ये क्राउड क्या हो जा रहा है, वहां पे डिवाइड हो जा रहा है। सो एज कंपेयर टू प्राइस एक्शन, हर तरीके का जो इंडिकेटर यूज करने वाला क्राउड है वो परसेंट में अगर देखा जाए कंपेरेटिवली बहुत कम हो जाता है। तो होता क्या है कि मार्केट के अंदर जब भी कोई सिनेरियो वहां पे बन रहा है, जैसे वहां पे कोई ट्रेड बन रहा है, तो उस ट्रेड को अगर दो तरीके के लोग देख रहे हैं, जैसे कोई प्राइस एक्शन देखने वाला लोग है और इंडिकेटर्स देखने वाले लोग हैं, तो प्राइस एक्शन देखने वाले लोग ज्यादा है। तो वहां पे अगर उस जगह पे एक कोई पॉइंट आता है जहां पे एंट्री वहां पे जनरेट होने वाली है, तो सारे प्राइस एक्शन वाले एक ही चीज देख रहे हैं, तो जिसकी वजह से सेम मोमेंट पे वहां पे एक मोमेंटम, मैंने मोमेंट और मोमेंटम दोनों वर्ड्स इसलिए साथ में यूज किए क्योंकि उस मोमेंट पे आने वाला मोमेंटम ये ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइस एक्शन यूज करते हैं, इसके वजह से आता है। और इंडिकेटर्स में क्या होता है कि एक इस कैंडल पे कुछ लोग एंट्री करेंगे, कुछ कैंडल्स मतलब कुछ लोगों का इंडिकेटर नेक्स्ट कैंडल पे बताएगा और कोई इंडिकेटर नेक्स्ट कैंडल पे बताएगा, तो क्या होता है ना कि मोमेंटम मिस होते चलता है। तो जिसके वजह से प्राइस एक्शन में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको मोमेंटम ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में मल्टीपल इंडिकेटर्स की वजह से एक कॉमन ओपिनियन नहीं निकल के आता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा डिलेड सिग्नल्स वहां पे जनरेट होते हैं। तो ये कंपैरिजन देखने के बाद आपके दिमाग में कुछ कुछ चीजों की क्लैरिटी आना शुरू हो गई होगी। अभी नेक्स्ट पॉइंट में अभी आपको जब बताऊंगा तो और ज्यादा क्लैरिटी में आपको लेके जाऊंगा। थर्ड पॉइंट में उससे भी ज्यादा, और लास्ट में मैं आपको पूरा स्ट्रेटेजी डिटेल में विद ढेर सारे एग्जांपल्स मैं आपको वहां पे दिखाने वाला हूं। अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस। सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि डाइवर्जेंस बनता कैसे है। आपको बेसिकली वहां पे दो चीजों का गौर करना होता है। एक तो आपका जो प्राइस है, ये प्राइस आपका ऊपर बनता है कैंडलस्टिक के फॉर्मेट में, और हम लोग नीचे एक ऑसिलेटर को यूज करते हैं। जैसे ऑसिलेटर के अंदर आप पकड़ के चल सकते हो RSI है, CCI है, मोमेंटम इंडेक्स है, MACD है, बहुत सारे स्टोकेस्टिक RSI है,
तो ये अलग अलग ऑसिलेटर्स को हम लोग नीचे यूज करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप इसको वॉच करते हो तो ऊपर के साइड में आपका कैंडलस्टिक का चार्ट बनते चलता है, जो भी है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा या जो भी बनेगा, और साथ ही साथ आपका नीचे एक ऑसिलेटर भी काम करते रहेगा। और ये दोनों के बीच में जो प्राइस का रिलेशन चल रहा है, इसके ऊपर हम लोग डाइवर्जेंस को डिफाइन करते हैं। तो कैसे? तो डाइवर्जेंस के टोटल 6 टाइप्स होते हैं, मतलब टोटल 3 ही टाइप्स होते हैं, बुलिश में और बियरिश में अगर कैटेगराइज करते हैं तो फिर अलग अलग हो जाएंगे। जैसे मैं बुलिश आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये रहेंगे हमारे बुलिश डाइवर्जेंस के टाइप्स, एंड नीचे के साइड में मैं आपको बताऊंगा बियरिश डाइवर्जेंस के टाइप्स, ठीक है। तो बुलिश डाइवर्जेंस में ऑब्वियसली हमें वहां पे बाइंग साइड वाली एंट्री मिलेगी, एंड बियरिश डाइवर्जेंस में हमें ऑब्वियसली वहां पे सेल साइड वाली एंट्री मिलेगी। तो अभी बुलिश की अगर बात की जाए तो बुलिश डाइवर्जेंस हमेशा हमेशा हमें ऑब्जर्व करना होता है बॉटम पे, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, और बेरिश डाइवर्जेंस हम लोग हमेशा ऑब्जर्व करेंगे टॉप पे। ओके, तो मतलब बॉटम पे सेलिंग बाइंग होगा और टॉप पे आपका सेलिंग होगा। तो मैं बॉटम की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे एक प्राइस का मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है, एक जगह पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, प्राइस वापस नीचे आया, लोअर लो बनाया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको नोटेशन के साथ क्लियरली बताता हूं, ये मेरा एक लोअर लो बना था, उसके नीचे एक और मेरा लोअर लो बनता है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जो नीचे अपना ऑसिलेटर है, जो भी ऑसिलेटर हम लोग वहां पे यूज कर रहे हैं, तो ऑसिलेटर भी कुछ इसी तरीके से मूव दे रहा है, ठीक है। ये जहां से रिवर्सल आया, इसने यहां से रिवर्सल लिया, ये ऊपर गया, अभी वापिस से नीचे आ रहा है तो ये भी नीचे आएगा, और इसी रिवर्सल के साथ इसने भी रिवर्सल लिया। लेकिन ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो ये मेरा लोअर लो है, बट ये मेरा लोअर लो नहीं बन रहा है, ये मेरा क्या बन रहा है, हाइयर लो बन रहा है। तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स को अगर मैं कुछ इस तरीके से कनेक्ट करता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा मोटा लाइन यूज करता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं कुछ इस तरीके से कनेक्ट करता हूं, और सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स को मैं अगर इस तरीके से कनेक्ट करता हूं, तो मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे लोअर लो की वजह से डिक्लाइनिंग लाइन बन रही है, और यहाँ पे हाइयर लो बनने की वजह से इंक्लाइनिंग लाइन बन रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डाइवर्जेंस। मतलब क्या कि प्राइस बोल रहा है कि भाई मुझे नीचे जाना है क्योंकि मैं लोअर लो के फॉर्मेशन में हूं, लेकिन ऑसिलेटर बोल रहा है कि नहीं, मुझे ऊपर जाना है क्योंकि मैं लोअर लो फॉर्मेशन को नहीं फॉलो कर रहा हूं। दैट मीन्स कि दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में काम करते तो वो कन्वर्जेंस होता है, बट यहाँ पे कन्वर्जेंस नहीं, यहाँ पे क्या आ रहा है, डाइवर्जेंस आ रहा है। तो एक मौका हमें ऐसा ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, जहां पे हम लोग बाइंग के लिए एंट्री कर सकते हैं समथिंग हियर। वो कैसे करना है, वही है इस स्ट्रेटेजी का सीक्रेट। एग्जैक्टली यहाँ पे बाइंग कैसे करना है, हमें यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, हमें ऊपर कहीं पे बाइंग नहीं करना है, नो, हमें बाइंग करना है समथिंग हियर, जिसके वजह से हमारा जो स्टॉप लॉस है वो काफी छोटा रहेगा और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बड़ा रहेगा, लार्ज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अंडरस्टूड? तो इसलिए हमें यहीं पे बाइंग करना है, ठीक है। अभी ये जो है इस वाले डाइवर्जेंस के टाइप का जो नाम है वो है आपका स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस। ये वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस। अभी सिमिलर केस आपका सेल साइड में जाएगा, जैसे मैंने बोला ये बॉटम पे ढूंढेंगे तो ये टॉप पे ढूंढेंगे। मार्केट ऊपर जा रहा है, एक हाई बनाया, नीचे आया, स्विंग लेके ऊपर गया, हाई बनाया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट कर देता हूं तो ये कुछ सपोज पकड़ के चलेगा, ये हायर हाई पहले बनाया, ये दूसरा आपका बनाया हायर हाई। सिमिलरली जो ऑसिलेटर इसके साथ हमने अप्लाई किया हुआ है वो भी एक हाई बना रहा है, नीचे आ रहा है, वापिस एक टॉप बन रहा है, नीचे जा रहा है। बट यहाँ पे अगेन सेम चीज आप देख सकते हो कि ये वाला तो हायर हाई बना है, बट ये वाला आपका लोअर हाई बना है, ये हायर हाई नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो है यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने को मिल सकता है। तो डाइवर्जेंस को मैं अगर ड्रॉ कर देता हूं तो इस तरीके से पता चल जाएगा। देखिए ये टॉप्स को मैंने कनेक्ट किया, ये टॉप्स को मैंने कनेक्ट किया, दोनों के डायरेक्शन देखिए, ये इंक्लाइनिंग में है, ये डिक्लाइनिंग में है। हाँ, तो हमें जो है ये सिनेरियो देखने के बाद एग्जैक्टली यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, एक सेलिंग वाला पॉइंट ढूंढना है। हम लोग इसका वेट नहीं करेंगे, हम लोग इसके नीचे कहीं पे सेलिंग नहीं करेंगे, एग्जैक्टली यही पे सेलिंग करेंगे। यहाँ पे सेल करने की वजह से अगेन हमारा वहां पे एडवांटेज क्या रहेगा, स्मॉल स्टॉप लॉस एंड बिग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, लार्ज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अंडरस्टूड? तो ये जो दोनों केसेस है जिसके अंदर प्राइस के अगेंस्ट ऑसिलेटर जाके बता रहा है कि भाई यहां से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, तो ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस।
अंडरस्टूड। अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप में क्या हो रहा है, मैं पहले बुलिश वाला बताता हूं। प्राइस नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, अगेन नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। प्राइस के अंदर अगर मैं वॉच करूंगा तो मुझे दिख रहा है कि भाई यहां पे लोअर लो बना था, लेकिन बाद में क्या बन गया, हायर लो बन गया। एट द सेम टाइम ऑसिलेटर क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। यहां पे लेकिन थोड़ा सा अलग केस है, लोअर लो, अगेन लोअर लो। दैट मीन्स कि अगर मैं यहां पे एक लाइन को कनेक्ट कर देता हूं तो ये लाइन मेरा जाएगा कुछ इस तरीके से, ये लाइन मेरा जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी यहां पे क्या हो गया, ऑसिलेटर बोल रहा है कि मुझे नीचे जाना है, लेकिन प्राइस बोल रहा है कि नहीं, यहां से मुझे तो ऊपर जाना है क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी नीचे आ चुका हूं। तो दैट मीन्स कि ये एक डाइवर्जेंस है, और यहां पे मैं डाइवर्जेंस के लिए कुछ यहां पे बाइंग वाला एक एरिया ढूंढने की कोशिश करूंगा, एक पॉइंट ढूंढूंगा जहां पे मुझे बाइंग करना है। यहां पे मुझे बाइंग करना है, इस पॉइंट पे मैं बाइंग के लिए वेट करूंगा। ठीक है। अभी यहां पे क्या गड़बड़ हो गई, पहले वाले से अगर कंपेयर करेंगे तो पहले वाले में ऑसिलेटर बता रहा था कि भाई बहुत नीचे आ गया, तो अभी यहां से रिवर्सल लेना है। इस वाले में क्या हो गया, ऑसिलेटर नहीं बता रहा है, अभी इस वाले में प्राइस बता रहा है। तो ये वाला जो है इसको कहा जाता है हिडन डाइवर्जेंस। इसको क्या कहा जाता है, इस वाले टाइप को क्या कहा जाता है, हिडन डाइवर्जेंस। यहां पे मैं पहले नाम लिख देता हूं, फिर हम लोग बेरिश वाला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये वाला होता है आपका हिडन डाइवर्जेंस। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, प्राइस एक टॉप बनाया, सेकंड टॉप बनाया, और ऑसिलेटर ने उसी वक्त पे क्या किया, एक टॉप बनाया, दूसरा टॉप बनाया। यहां पे अगर मैं लाइन को लेके चलूं और दोनों को ज्वाइंट कर देता हूं, देखिए इसको ज्वाइंट कर दिया, इसको ज्वाइंट कर दिया, हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन। प्राइस बोल रहा है भाई मुझे नीचे जाना है, ऑसिलेटर बोल रहा है कि नहीं हमें तो ऊपर जाना है, अभी भी ऊपर जाना बाकी है। ठीक है, प्राइस में हायर हाई नहीं बन रहा है, नीचे ऑसिलेटर में हायर हाई बन रहा है। ऑसिलेटर में आपका यहाँ पे एक हायर हाई बन रहा है, दूसरा यहाँ पे हायर हाई बन रहा है। प्राइस में क्या हुआ, हायर हाई बना, और बाद में क्या बना, लोअर हाई बना, बाद में आपका लोअर हाई बना। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया दोनों के बीच में। और इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, समथिंग हियर। इस जगह पे हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। नीचे जाने की जरूरत नहीं, इसका ब्रेकआउट होने की वेट करने की जरूरत नहीं, इसके नीचे जाने की जरूरत नहीं, एग्जैक्टली यही पे हम लोग सेलिंग ढूंढेंगे। ये हो गया आपका हिडन वाला। तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरे टाइप में भी हम लोग बॉटम पे वॉच कर रहे हैं, प्राइस ने दो बॉटम बनाए, ठीक है। उसके बाद जो ऑसिलेटर हमने यूज किया था उसने भी दो बॉटम बनाए, ठीक है। अभी अगर मैं देखता हूं प्राइस के जो लोज है बनाए हुए बॉटम पे, ये भी लोअर लो है, ये भी लोअर लो है, यहाँ पे लोअर लो है बट ये हायर लो है। अगर एक लाइन को लेके अगर इनके बीच में मैं जाके मैप कर देता हूं तो ये तो कुछ इस तरीके से फ्लैट बन रहा है, ये इंक्लाइनिंग बन रहा है। तो कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है कि भाई प्राइस सीम्स कंफ्यूजिंग, इसमें कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा है, बट ऑसिलेटर कह रहा है कि मुझे तो ऊपर जाना है, ऑसिलेटर तो बोल रहा है कि मुझे तो ऊपर जाना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि हम लोग समथिंग हियर, इस जगह पे बाइंग वाली एंट्री का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। बट ये वाला हम लोग वेट नहीं करेंगे, ऊपर वाला वेट नहीं करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो है ये थोड़ा सा एग्जैगरेटेड है। एग्जैगरेटेड मीन्स क्या, कि मुझे जोर जबरदस्ती बताना पड़ रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे डाइवर्जेंस है, इसीलिए इस टाइप को ही नाम ही वही रखा हुआ है, एग्जैगरेटेड, एग्जैगरेटेड डाइवर्जेंस। ओके, अभी अगर मैं सेल साइड वाली एंट्री ढूंढूं तो उसमें भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो, डबल टॉप बन रहा है, और उसी के साथ साथ जो मेरा ऑसिलेटर है उसमें भी मेरा डबल टॉप बन रहा है, और उसके साथ जो मेरा ऑसिलेटर है इसमें भी डबल टॉप बन रहा है। अगर यहाँ पे मैं इन पॉइंट्स को मार्क करता हूँ तो ये भी हाई पॉइंट है, ये भी हाई पॉइंट है, ये हायर हाई पहले से अगर चल के आ रहा है, हायर हाई बन रहा है, और सडनली ये हायर लो बना रहा है। और इसी में जाके अगर मैं दोनों को ज्वाइंट कर देता हूँ पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे मेरा फ्लैट लाइन है, यहाँ पे मेरा डिक्लाइनिंग लाइन है, तो हो गया मेरा डाइवर्जेंस। तो समथिंग यहाँ पे इस जगह पे मैं एक सेलिंग वाली अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा यूजिंग माई स्ट्रेटेजी, माई सीक्रेट स्ट्रेटेजी। यहाँ पे नहीं जाऊंगा, इतना नहीं रुकना है, इसके नीचे नहीं रुकना है, एग्जैक्टली यहीं पे मुझे वेट करना है, सो दैट मेरा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे कहीं पे निकल के आए, छोटा स्टॉप लॉस, और जिसके अगेंस्ट में बड़ा टारगेट, बड़ा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को फॉलो कर सकता हूँ। अंडरस्टूड? तो ये 6 टाइप्स है। अभी मैं सिंपल और क्लियरली मैं आपको बता देता हूं, इनको अगर स्टार के फॉर्मेशन में मुझे डिनोट करना है
तो जो स्ट्रॉन्ग वाला है ना, ये मेरा 3 स्टार सेटअप है, ये मेरा 3 स्टार सेटअप है। हिडन वाला मेरा 2 स्टार सेटअप है। एग्जैगरेटेड मेरा 1 स्टार सेटअप है। मैं मोस्टली प्रीफर करता हूँ स्ट्रॉन्ग वाला, एंड इन केस अच्छी जगह पे मिलता है टॉप बॉटम पे तो मैं हिडन वाला प्रीफर करता हूं। मैं एग्जैगरेटेड वाला प्रीफर नहीं करूंगा, मैं यूज ही नहीं करूंगा एग्जैगरेटेड वाला, मुझे यूज ही नहीं करना है। देखो आज तक आपको डाइवर्जेंस जिसने भी पढ़ाया ना, ये चीज आपको किसी ने नहीं बताया कि डाइवर्जेंस में से भाई इतना ही पार्ट आपको फॉलो करना है, इतनी सारी चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। तो ये टाइप्स मैंने आपको बता दिए। अभी हम लोग 4th स्टेज में आ चुके हैं वीडियो के, जहां पे मैं आपको इन टाइप्स को इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा चार्ट के ऊपर यूजिंग अवर सीक्रेट इंडिकेटर एंड सीक्रेट फीचर ऑफ दैट इंडिकेटर। चलो देखते हैं। तो गाइस चलिए अभी स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजी के अंदर आपको बस एक ही इंडिकेटर को यूज करना है, टोटल एक ही इंडिकेटर। बट आप बोलोगे कि सर अभी आपने स्टार्टिंग में बताया कि इंडिकेटर को यूज करोगे तो डिले होता है वगैरह वगैरह, प्राइस एक्शन को यूज करो। तो वो इंडिकेटर का यूज मैं प्राइस एक्शन को चेक करने के लिए यूज करने वाला हूं। इंडिकेटर का नाम है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये इंडिकेटर अपना नीचे अप्लाई हो चुका है। इसके सेटिंग में जाना है, डबल क्लिक करके जा सकते हो और फिर सेटिंग पे क्लिक करके जा सकते हो। यहाँ पे जो वैल्यूज आप लोग पुट करोगे वो पुट करोगे 20, 100। इसको कर देना है 20 एंड 100। देन स्टाइल में जाना है, ये MACD और सिग्नल लाइन। अभी इसको मैं तुरंत नहीं यूज करूंगा, इसको मैं पहले हाइड करके रख देता हूं, मोटा करके हाइड करके रख देता हूं। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यूज करना है हिस्टोग्राम। बट यही पे है वो सीक्रेट तरीका हिस्टोग्राम को यूज करने का। सबसे पहले जाके आपको इसको व्हाइट कर देना है, सेकंड लाइन बोल्ड करना है, व्हाइट करना है, सेकंड लाइन बोल्ड करना है, व्हाइट करना है, सेकंड लाइन बोल्ड, एंड 4th कलर को भी व्हाइट करके सेकंड लाइन बोल्ड करना है। और सिंपली इस आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे स्टेप लाइन पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। अभी आपको मिल जाता है आपका खुद का एक नया नवेला ऑसिलेटर। ये सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको मिल जाता है आपका खुद का एक ऑसिलेटर, जो आज तक आपने ना कभी यूज किया होगा ना आपको किसी ने बताया होगा। अभी यहाँ पे जो भी कंसेप्ट्स मैंने आपको बताए डाइवर्जेंस के कंसेप्ट्स, उसको हमें चेक करना है। तो प्राइस हम लोग ऊपर देखेंगे, नीचे के साइड पे ये वाला ऑसिलेटर चेक करेंगे और टॉप्स एंड बॉटम्स को हम लोग क्लोजली मॉनिटर करेंगे। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं बिटकॉइन का चार्ट देख रहा हूं। मैं अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैंने बोला था कि अगर मुझे बाइंग वाली अपॉर्चुनिटी चाहिए तो मैं बॉटम पे ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट एक नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। और यहाँ पे इस जगह पे ये एक फर्स्ट लोअर लो बनता है, ये सेकंड लोअर लो बनता है, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर मैं पहले इस ड्रॉइंग को रिमूव कर देता हूं और यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को प्लॉट करता हूं कुछ इस तरीके से, एंड एट द सेम टाइम मुझे जो नीचे वाले दो बॉटम से जो ऑसिलेटर ने बनाए हैं इनको भी कनेक्ट करना है, ये और ये, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो इसका कलर व्हाइट पे थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जा सकता है देखने में, तो मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो अभी मुझे क्या पता चला, मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस प्रेजेंट है, ठीक है। डाइवर्जेंस तो डिटेक्ट हो गया। अभी ये मैंने तुरंत ढूंढ लिया क्योंकि मैंने मेरे आंखों को और ब्रेन को उतना ट्रेन करके रखा है ढेर सारे एग्जांपल्स देखने के बाद। आप भी कर सकते हो, बस एग्जांपल्स देखते चलिए, बार बार चार्ट्स को वॉच करिए, पता चल जाएगा। अभी इसके बाद मुझे एंट्री भी तो करना है, तो अभी एंट्री को मैं कैसे प्लान करूं? रैंडम एंट्री तो मैं कर नहीं सकता हूं। तो एंट्री प्लान करने के लिए MACD के अंदर जो दो लाइंस को मैंने ऑफ कर दिया था, MACD लाइन एंड सिग्नल लाइन, इनको ऑन कर देना है। और ये डाइवर्जेंस डिटेक्ट हो गया, मतलब ये वाले ग्रीन कैंडल के बाद मुझे पता चल गया, ये वाले कैंडल के बाद यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन प्लॉट करने जा रहा हूं। अभी ये लाइन के बाद कहीं पे भी जब नीचे मेरा MACD का क्रॉसओवर मिलता है तो मुझे बाइंग करना है। देखिए, ये वाले लाइन के बाद जो मुझे बुलिश क्रॉसओवर मिलेगा, मतलब मेरा ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को काट के ऊपर के साइड में जाएगा, तो मैं बाय करूंगा। तो मेरा बाइंग वाला कैंडल रहेगा ये वाला। तो ये वाले कैंडल पे मेरा एंट्री बन रहा है, ठीक है। ये वाले कैंडल पे मेरा एंट्री बन गया। तो अभी स्टॉप लॉस जो है मैं नीचे के साइड में भी लगा सकता हूँ टेक्निकली, बट इतना नीचे मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये वाले कैंडल के लो के नीचे थोड़ा सा यहाँ पे कहीं पे लगा देता हूँ, एंड जिसके अगेंस्ट में 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, जो बेसिक हमारा फर्स्ट टारगेट होता है, वो लगा देते हैं और इसको वॉच करते हैं। तो पता चलेगा कि यहाँ पे मेरा 1:2 का टारगेट इमीडिएटली मिल जाता है। और वही अगर मैं इसको ट्रेल करता हूँ समथिंग यहाँ तक, तो मेरा जो टारगेट है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है वो मेरा 1:3.5 से आसपास जा रहा है,
ठीक है, तो ये बुलिश वाला एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये सोलाना का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में है यहां से लेके यहां तक। उसी के पास यहाँ पे अगर एक बॉटम में ऑब्जर्व करता हूँ, यहाँ पे दूसरा बॉटम में ऑब्जर्व करता हूँ यहाँ पे, एंड सेम टाइम पे नीचे ऑसिलेटर में इन बॉटम्स को अगर मैं कुछ इस तरीके से मॉनिटर करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा समथिंग यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड नीचे के साइड में मेरा लाइन आएगा समथिंग यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि कुछ इस तरीके से टच करेगा। अभी मैं ये जो सर्कल्स है इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको लाइंस क्लियरली दिखाई दे और पता चल जाए कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस प्रेजेंट है। बस सिंपल इतना ही, बाकी कुछ नहीं चाहिए एनालिसिस में। प्राइस एक्शन है, प्योर प्राइस एक्शन है। उसके साथ जैसे ही नीचे मुझे बुलिश क्रॉसओवर मिलेगा, तो उस कैंडल पे, जैसे ये वाली कैंडल पे मेरा बुलिश क्रॉसओवर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वाले कैंडल पे मुझे मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन प्लॉट करता हूँ। यहाँ पे मेरा पोजीशन जाएगा समथिंग यहाँ पे। टॉप लॉस में रखूंगा 2-3 कैंडल पहले वाला लो, चलो इसको पकड़ के चलते हैं। एंड 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो मेन जो मेरा बेसिक है वो मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, और मैं देख सकता हूँ यहाँ पे 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो मेरा इमीडिएटली अचीव हो रहा है। अगर होल्ड करता पोजीशन तो यहाँ तक 1:3 तक मेरा आराम से जा रहा था, अगर मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा वहां पे। तो ये एक इजी वे में मैंने ये अप मूव कैप्चर कर लिया बॉटम पे, एग्जैक्टली बॉटम पे। ये एक सोलाना में एक और एग्जांपल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही मैं आपको बताना चाहूंगा। मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में था, डाउन फॉर्मेशन नीचे नीचे जा रहा था। उसी के साथ यहाँ पे ये 2 बॉटम बनते हैं। पहला बॉटम बनता है यहाँ पे, दूसरा बॉटम बनता है, और ये दोनों बॉटम नीचे के साइड में ऑसिलेटर में कुछ इस तरीके से आपके बनते हैं। जहाँ पे मैं अगर लाइंस को प्लॉट करता हूँ तो ये मेरी ऊपर वाली लाइन जाती है समथिंग यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे वाली लाइन मेरी जाती है समथिंग यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों बॉटम्स को टच करते हुए। इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये डिलीट करता हूँ, ये डिलीट करता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ। चलो हो गया। अभी इसके साथ मुझे बस वेट करना है MACD क्रॉसओवर बुलिश वाला कहाँ पे बनता है उस कैंडल का। तो मेरा बुलिश वाला जो क्रॉसओवर बनता है वो समथिंग बनता है यहाँ पे। ये मैंने वर्टिकल लाइन एक प्लॉट कर दी, और यहाँ पे मैं बाइंग वाला एंट्री करने जाऊंगा समथिंग यहाँ पे, और लो मेरा है ये, इसके नीचे स्टॉप लॉस में रखता हूँ। और सिर्फ रिस्क टू रिवार्ड रेशो आप ऑब्जर्व करिएगा कि अगर मैं ट्रेल करूंगा स्टॉप लॉस को तो 1:5 तक का रिस्क टू रिवार्ड रेशो मेरा आराम से मुझे मिल जाता है। 1:2 तो मेरा प्राइमरी टारगेट होता है, वो तो आराम से मुझे मिल ही जा रहा है। उसी के साथ साथ अगर मैं ट्रेल करता हूँ तो 1:5 तक का टारगेट मुझे मिलता है। तो ये बुलिश वाले 3 एग्जांपल आपने देख लिया। अभी मैं आपको बियरिश वाले भी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, मार्केट ऑलरेडी अप फॉर्मेशन में है, अब ट्रेंड बनाते हुए जा रहा है, और वहां पे जाके यहाँ पे कुछ टॉप जैसे 2 कंडीशन बनती है। देखिए, एक यहाँ पे ये वाला, एक हायर हाई पॉइंट ये वाला, एक हायर हाई पॉइंट ये वाला। इन दोनों के बीच में मैं लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ नीचे अगर ये 2 पॉइंट्स को मैं ऑब्जर्व करूँ तो एक पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट है यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ MACD हिस्टोग्राम को तो मुझे पता चल रहा है कि ये परफेक्टली नीचे जा रहा है। दूसरा वाला जो पॉइंट है वो पहले वाले पॉइंट से परफेक्टली नीचे जाता हुआ दिख रहा है। और उसी के साथ साथ जैसे ही MACD क्रॉसओवर अगर मैं वहां पे क्लोजली मॉनिटर करता हूँ बेरिश साइड वाला, तो ये कैंडल के बाद मुझे क्रॉसओवर मिलता है। ये वर्टिकल लाइन मैंने प्लॉट कर दिया। तो इस इमीडिएट इस कैंडल के बाद अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट वाला पोजीशन लेता हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा मेरा समथिंग यहाँ पे, 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो मेरा जाएगा समथिंग यहाँ पे। तो बढ़िया सा टारगेट मुझे इमीडिएटली मिल जाता है बिटकॉइन के अंदर। 15 मिनट टाइम फ्रेम में टारगेट है 1000 पॉइंट्स का, 1000 पॉइंट का टारगेट मुझे मिलता है। ये इथेरियम का एक एग्जांपल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। मार्केट अप फॉर्मेशन में है, अप फॉर्मेशन में है, और यहाँ पे 2 जगह पे ये डबल टॉप बन रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला। इसी के साथ साथ ये टॉप्स अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो समथिंग यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। तो ये एक पहला टॉप हो गया, दूसरा टॉप को मैंने कनेक्ट कर दिया ऊपर, ये नीचे मैंने दोनों टॉप्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी इसी के साथ साथ मुझे बस करना है ये चीज कि MACD के जो 2 मेन लाइन से ब्लू लाइन एंड ऑरेंज लाइन, इनका बेरिश क्रॉसओवर बस मॉनिटर करना है कि कहाँ पे मिलता है। बेरिश क्रॉसओवर मुझे मिलता है यहाँ पे। अभी ये बेरिश क्रॉसओवर मैं कहीं पे भी नहीं देख सकता हूँ, मुझे बेरिश क्रॉसओवर देखना है कि ये डबल टॉप जब मैं सेकंड टॉप को कंफर्म कर लेता हूँ उसके बाद ही देखना है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन ले सकता हूँ इस कैंडल पे, एंड मेरा टारगेट जाएगा, स्टॉप लॉस जाएगा इस हाई के थोड़ा सा ऊपर। टारगेट 1:2 का मेरा यहाँ पे मिल जाता है आराम से। ट्रेल करते जाते हैं तो 1:4 1:5 तक का टारगेट मुझे मिलता है। चलो 1:4 पकड़ के चलते हैं। ये 1:4 तक का टारगेट मुझे आराम से यहाँ पे मिलता है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ, जो कि ऑलमोस्ट 67 पॉइंट है इथेरियम के अंदर। तो ये इतना बढ़िया तरीके से ये स्ट्रेटेजी काम करता है।
5 एग्जांपल मैंने आपको कवर करा दिए। अगर आप चाहते हैं कि और ज्यादा एग्जांपल्स इसके अंदर देखने तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एग्जांपल्स, तो और थोड़ा ब्रीफ में मैं एग्जांपल्स कवर करने की कोशिश करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लेंदी ऑलरेडी हो चुका है। सो आई होप आई गेस आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अभी जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। ये हमारा क्रिप्टो हंटर इंडिकेटर है, इसका ऑफर चल रहा है, हम लोग इसको फ्री में अवेलेबल करा के दे रहे हैं जस्ट अकाउंट ओपनिंग पे। CoinDesk के अंदर हमारी लिंक्स है, तो इसका अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, इस ऑफर के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ये ऑफर बहुत ही जल्द क्लोज हो जाएगा, उससे पहले कांटेक्ट कर लीजिए, इसको अवेलेबल कर लीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।